सोचिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो उनकी बचपन की, जवानी की सब बातें उन्हें याद है, लेकिन सुबह नाश्ता क्या किया या दोपहर को खाना क्या खाया, उसे याद नहीं आता। यस, यू आर राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्जाइमर्स डिसीज। आज अल्जाइमर्स डे है, 19 सितंबर। उसी के हिसाब से हम आज अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। माइंड स्पेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर हरीश पेड़ेकर है। कई महीनों से ये चैनल चल नहीं रहा था, बंद था। कोई मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से हम आप तक पहुंच नहीं सके। अब हम रेगुलरली आपको वीडियोस भेजते रहेंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। थैंक यू। अल्जाइमर्स डिसीज is a neurodegenerative disease. It's a progressive disease. It's genetic and it affects memory, cognition and behavior. ब्रेन डिजीजेस में तीन चीज़ें आती है। एक अल्जाइमर्स डिसीज आती है, एक डिमेंशिया बोलते हैं और एक माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तीनों थोड़े अलग है और आज हम अल्जाइमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में 60 साल की उम्र के लोगों में ऑलमोस्ट 7.4% लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज है। इसका मतलब होता है 80 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं अल्जाइमर्स डिसीज से। अल्जाइमर्स डिसीज एक दिमागी तौर पर डिसीज है जिसमें जो ब्रेन्स के सेल्स है वो डिजेनरेट होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, एट्रोफी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी में और स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसमें इसके मूल मूल जो सिम्टम्स है वो मेमोरी लॉस है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इनकी प्रिजर्व रहती है क्योंकि वो स्टोर्ड रहती है बचपन से, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है आज क्या किया, आज क्या करना है, इसके बारे में वो भूल जाते हैं। तो इसी में उनके लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि उनके स्वभाव में परिवर्तन आना, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, रिपीट करना अपनी स्टोरीज, या फिर टॉयलेट की तरफ जाने वाला रास्ता भूल जाना, या बाहर गए तो खो जाना, घर का रास्ता नहीं मिलना और याददाश्त कम हो जाना। ये सब चीज़ें उसमें होती है। अक्सर ये भूल जाते हैं सब कुछ और इसकी वजह से वो शक करने लगते हैं कि शायद मेरी चीज़ें किसी ने चुराई है और पैरानॉइड हो जाते हैं। फिर वो रिपीट करेंगे एक सेंटेंस या एक स्टोरी बार बार, जिसकी वजह से हमको लगता है ये बार बार क्यों बोल रहा है वही चीज़, क्योंकि वो भूल जाता है कि मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी। उसके बाद उसके जो डिस्टिंक्ट अर्ली फीचर्स जो है अल्जाइमर्स के, उसमें जैसे मैंने कहा कि रूटीन एक्टिविटीज़ में दिक्कतें आना, जैसा नाड़ा बांधना है या शर्ट्स के बटन अच्छे से पहनने हैं, उसमें स्लोनेस आना, उसमें से लिथार्जी आना, चलते समय उनका गेट अलग अलग हो सकता है, और डिल्यूजन्स हो सकते हैं, शक कर सकते हैं लोगों पर कि ये मेरे खिलाफ है या जो भी है। कभी कभी उनको दिखाई देने लगता है, जैसे लेवी बॉडी डिमेंशिया है जिसमें उनको विजुअल हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, जैसे कि कोई आ रहा है, कोई आ गया, देखो मुझे दिखाई दे रहा है और वो मुझे मारने आ रहा है या वो कुछ कर रहा है घर में आके, वगैरह वगैरह। और उनके स्वभाव में निश्चित परिवर्तन आ जाता है। इसके बावजूद ये होता है कि वो मानने को तैयार नहीं रहते कि मुझे प्रॉब्लम्स है। उनको कहते हैं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोग खामा मुझे तंग कर रहे हैं, या उनको कभी पहचान भी नहीं आता है ये घर वाले या बाहर वाले, ये कौन लोग हैं जो मुझे बार बार मुझे बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह का व्यवहार उनका हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। अभी ये जो फॉरगेटफुलनेस है अल्जाइमर्स में, ये आम फॉरगेटफुलनेस से अलग है। आमतौर पर हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कोई चीज़ें, लेकिन अल्जाइमर्स में ये स्लोली चालू होता है, कंसिस्टेंट रहता है और उम्र के साथ, वक्त के साथ बढ़ता जाता है। क्या वजह हो सकती है अल्जाइमर्स की? अल्जाइमर्स जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक्स का मतलब समझते हैं आपकी, जिनके फैमिली में अल्जाइमर्स है, बीमारी है, उसका होने का चांस ज़्यादा है। फिर एज इज़ द मेन फैक्टर अल्जाइमर्स के लिए। 60 उम्र के बाद ही अक्सर ये चालू होती है, कभी कभी 50s 55 में भी चालू हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर, जैसे कि मैंने कहा कि भाई बहन, काका मामा चाचा, किसी को भी अल्जाइमर्स है तो होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। फिर पढ़ाई कम हुई है, ज़्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं है उसको, आइसोलेटेड रहता है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, या अपने दिमाग पर जोर नहीं देता, या यूज़ नहीं करता है उसको, ऐसे लोगों को होने का चांसेस ज़्यादा है। फिर ब्लड प्रेशर होना। आपको मालूम है हार्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और हार्ट अगर अच्छा रहा तो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन अच्छा रहेगा, और उसी की वजह से
आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीजेस पे ध्यान नहीं रहा या ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि अल्जाइमर्स हो जाए। दूसरी बात, जब सब सर को मार लगा है कभी किसी किसी वजह से, उससे भी अल्जाइमर्स हो सकता है, उससे भी ये डिसीज़ को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि जेनेटिक है, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब प्रेसिपिटेट कर सकता है उसको उसके लिए। और स्ट्रेस, ऑफ कोर्स स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस हमेशा स्टीरॉइड्स इंड्यूस करता है बॉडी में, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, डिप्रेशन आता है, और उसी की वजह से फिर बढ़ावा मिलता है अल्जाइमर्स को। कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी स्ट्रेस डिमेंशिया होने के लिए कारणीभूत हो सकता है, मतलब बढ़ावा मिल सकता है उसे। अल्जाइमर्स के जो केमिकल वजह है, केमिकल वजह जिसकी वजह से हो जाता है, वो है कि जो तुम्हारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, जो करोड़ों में रहते हैं, उनके अंदर एक एसिटाइलकोलिन नाम का केमिकल रहता है। वो केमिकल कम हो जाता है, ओके, उसके सेल्स मर जाते हैं, उसी के लिए वो कम होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स करके रहते हैं, जिसकी वजह से एमाइलॉइड तैयार हो जाता है और जो दिमाग में भरने लगता है। ये एक वजह है। दूसरा, बोलते हैं क्रोमोसोम 21 है हमारे दिमाग, हमारे जीन्स में, जिसके ऊपर उसका जेनेटिक कोड रहता है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा अल्जाइमर्स होने का चांस हो जाता है। तो एसिटाइलकोलिन नाम का द्रव कम होने की वजह से कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसका डायग्नोसिस अगर करना है तो डायरेक्ट कोई डायग्नोसिस का कोई ये नहीं है, और मरने के बाद ब्रेन को जब हम लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तभी पता चल जाता है कि वो अल्जाइमर्स है। लेकिन एमआरआई में कुछ खास फीचर्स देखते हैं, सिकुड़ जाता है ब्रेन, और उसी की वजह से हम अंदाजा से बोल सकते हैं कि अल्जाइमर्स है। तो अल्जाइमर्स होने के बाद हम ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे सेल्स दिमाग के मर जाते हैं। तो क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स के लिए इट इज इधर यूज और लूज। ब्रेन पैराशूट जैसा है, विच फंक्शंस ओनली व्हेन ओपन। तो अगर ब्रेन का यूज करने लगेंगे बार बार, तो अल्जाइमर्स होने का चांसेस कम हो जाता है, या उसको डिले हो जाता है एटलीस्ट, राइट। मुझे याद है मेरे ससुर जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, रिटायरमेंट के बाद, बैंक मैनेजर थे, रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूसली वो क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू, ये कंटिन्यूसली कर रहे थे। तो एंड तक उनका ब्रेन का हम लोग ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो एक 25, 26, 27 साल का ब्रेन जैसा लगने लगेगा। तो इसका मतलब है जितना हम ज़्यादा ब्रेन यूज़ करेंगे उतनी कोशिकाएं का कनेक्शंस बढ़ जाएगा। सोचो ना कि हम नए रास्ते से जाते हैं, कोई अरे ये रास्ता भी है, वहाँ पर जाता है, जब उस रास्ते से जाते हैं तो ब्रेन में नए कनेक्शंस फॉर्म हो जाते हैं वो रास्ते के लिए। नया गेम खेलते हैं, उसके कनेक्शंस अलग से फॉर्म हो जाते हैं। नया अनुभव लिया, नया एक्सपीरियंस आया, उसका भी कनेक्शंस आ जाते हैं। तो हम जब हमेशा बार बार नया नया कुछ चीज़ करने लगते हैं, नई चीज़ें ढूंढने लगते हैं, नए तरीके, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखने लगते हैं या कोई नया रास्ता ढूंढने लगते हैं, तो कनेक्शंस बढ़ जाते हैं ब्रेन के। अल्जाइमर्स में मोटिवेशन जो होता है वो एकदम कम हो जाता है, मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन कम होने की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको संभालना, उनको मैनेज करना। तो जितना ब्रेन यूज़ करेंगे उतना नेटवर्किंग बढ़ेगा, उतनी हमारे ब्रेन की कोशिकाएं फैलने लगेगी, उनका कनेक्शन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और हम अल्जाइमर्स को प्रिवेंट कर सकेंगे। उसके लिए चैलेंजेस लेना ज़रूरी है, न्यू एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, क्रॉसवर्ड्स करना, ये सब ज़रूरी हो जाता है। फिर रहा ब्लड प्रेशर और आपका हेल्थ। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ब्रेन के जो छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं उनको फोड़ सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया वो मर जाता है। तो उसके लिए कभी कभी हाइपरटेंशन रिलेटेड मल्टी इन्फेक्ट डिमेंशिया हो जाता है। हालांकि ये अल्जाइमर से अलग है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है अल्जाइमर्स को। सोशलाइज होना ज़रूरी है, बाहर जाना ज़रूरी है, और इनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो फंक्शंस में जाए या ग्रुप सेटिंग्स में जाए, हम उम्र के लोगों के साथ बातें करें, ये सब उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। अभी जैसे पैरालिसिस हो जाता है जब, तो हमारा हाथ और पैर दोनों काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी के साथ, वर्क के साथ धीरे 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 70% हाथ धीरे धीरे काम करना चालू करता है। 100% तो नहीं होता, लेकिन 70 to 80% होता है। इसका मतलब होता है कि जो ब्रेन सेल्स मर गए, उनके आसपास के बाकी के सेल्स उनका फंक्शन धीरे धीरे ले लेते हैं, सिंपैथी करके, चलो मैं तुम्हारा काम मैं कम करता हूँ। तो उस तरह हमारा हाथ धीरे धीरे काम करने लगता है। यही कंसेप्ट है कि ब्रेन
के सेल्स जो डेड हुए हैं उसके आसपास के सेल्स को हम मोटिवेट करके, ये सब चीज़ें करके जो मैंने कही, हम वापस उसको मेमोरी और इसमें उसके सोशल बीइंग और उसका बिहेवियर में फ़र्क ला सकते हैं। फैमिली पे बहुत बर्डन रहता है इसका। बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, बड़ा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि 24 आवर्स 365 डेज़ इन लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। हर इंसान के लिए, हर अल्ज़ाइमर्स के इंसान के लिए 1 या 3 लोग, 1 से 3 लोग लगते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। उनको टॉयलेट से लेके, उनका खाने-पीने से लेके, दवाओं से लेके, सब कुछ करते-करते इंसान थक जाता है। ऐसे लोगों के साथ फिर हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारा खुद का स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हम एंग्ज़ायटी से गुज़रने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक करते समय थोड़ा डिटैच होना ज़रूरी है। इमोशनल होके काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी अ केयरगिवर, नॉट अ इमोशनल मेंबर ऑफ द फैमिली। आप अगर डिटैच होके इमोशन माइनस करके अगर उसको ठीक करेंगे तो शायद आप ज़्यादा जस्टिस दे सकेंगे आपके ट्रीटमेंट के लिए और आपके शुश्रूषा के लिए। अभी इसके लिए दवाइयाँ तो अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ को ठीक करने के हिसाब से कुछ दवाइयाँ तो मार्केट में हैं जो काम आती है, जो कुछ हद तक मदद करती है और प्रोग्रेशन कम कर देती है बीमारी का। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जब पानी सर के ऊपर जाता है बट फैमिली मेंबर्स को बहुत मुश्किलें हो जाती है ऐसे पेशेंट को मैनेज करने के लिए। डे बाय डे वो डिटेरियोरेट होता है, ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ देने लगता है। ऐसे समय पे इन संस्थाओं का सहारा लेना उचित होगा, ये अल्ज़ाइमर्स को ट्रीट करने के हिसाब से। आई होप आपको मेरी ये जानकारी काम आएगी और आपके आसपास अगर कोई ऐसे पेशेंट दिखाई दिए आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में भी, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ये हो सकता है अल्ज़ाइमर्स हो, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर की या आपके न्यूरोलॉजिस्ट की राय लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके सिम्पटम्स, हम उनको अच्छा जीवन दे सकते हैं। थैंक यू।